لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी अज़ीज़ बहनों, मैं उस्मा हसीब IERO इस्लामिक एजुकेशनल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आप सबको आज के मंथली सेमिनार में तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है कि उसने हमें एक बार फिर एक ऐसी बाबरकत महफ़िल में शिरकत करने का मौका अता फ़रमाया जहाँ हम ना सिर्फ़ कुछ नया सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं बल्कि अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए भी मिले हैं। आज का सेमिनार एक ख़ूबसूरत मिसाल है कि तालीम और सेहत कैसे एक दूसरे की तकमील करती हैं। एक तरफ IERO का मकसद नाफ़े इल्म और शऊर का फ़रोग़ देना है और दूसरी तरफ आज के सेमिनार का मौजू हमें उस नेमत की तरफ मुतवज्जो करता है जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अमानत भी है, यानी कि हमारी सेहत। और इस अमानत की हिफाजत तभी मुमकिन है जब हमें उसके बारे में सही मालूमात हो। इसी मालूमात को हासिल करने के मकसद से आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हर खैर भरी मजलिस की तरह हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी अल्लाह ताला के मुबारक कलाम से करते हैं। मैं दावत देना चाहूँगी तकवा इस्लामिक स्कूल की तालिबा फ़रीज़ा आमिना को कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमें कुरान पाक की तिलावत और उसके तर्जुमे से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व औहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير صدق الله العظيم। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर फ़रीज़ा। अल्लाह ताला आपको इस खूबसूरत रेसिटेशन और तर्जुमे के बदले बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और कुरान को हम सब के दिलों की रोशनी और हमारी ज़िंदगियों की रहनुमाई बना दे, आमीन। अब मैं दावत देना चाहूँगी हमारी आज की दोनों मोहतरम स्पीकर्स डॉक्टर अलकमा मैम और डॉक्टर सूफिया अख्तर मैम को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। IERO की जानिब से मैं आप दोनों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और यहाँ आने के लिए
दिल से आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। माय डियर सिस्टर्स, जैसा कि आप सब जानती हैं, आज के इस मंथली सेमिनार का मौजू है हेल्दी विमेन हेल्दी फैमिलीज़। ये सिर्फ एक हेल्थ सेमिनार नहीं, बल्कि एक ऐसा मौजू है जो हम सब की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। एक औरत अपनी ज़िंदगी में कई अहम मराहिल से गुज़रती है। बचपन से जवानी, शादी, मदरहुड और फिर मेनोपॉज तक हर मरहला अपनी अलग ज़रूरियात और चैलेंजेस लेकर आता है। लेकिन अक्सर या तो हमें इनके बारे में सही मालूमात नहीं होती, या तो फिर हिचकिचाहट की वजह से हम अपने सवालात और कन्फ्यूजन्स को क्लियर नहीं कर पाते। इसीलिए आज का सेमिनार सिर्फ लेक्चर्स तक महदूद नहीं है। हमारी कोशिश है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां हर बहन अपने जहन में मौजूद सवालों के जवाब भी हासिल कर सके। दोनों लेक्चर्स के ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन होगा इंशाल्लाह। इसी सिलसिले में अगर आपके जहन में औरतों की सेहत से मुताल्लिक कोई भी सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन हो, चाहे वो हार्मोन से रिलेटेड हो, मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज या फिर औरतों की कोई भी दूसरे हेल्थ और हाइजीन के टॉपिक से ताल्लुक़ रखता हो, तो आप बेझिझक अपने सवाल पूछ सकती हैं। IRO के वॉलंटियर्स आप तक क्वेश्चन की स्लिप्स पहुंचा देंगी, उस पर आप अपने सवाल लिख दें। इंशाल्लाह दोनों लेक्चर्स के कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन में उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि दोनों ही लेक्चर्स को बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ रुख करते हैं। मैं दावत देना चाहूँगी हमारी पहली स्पीकर डॉक्टर अलकमा मैम को। डॉक्टर अलकमा ने स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से अपनी तिब्बी तालीम मुकम्मल की और साल 2009 से लेडी मेडिकल ऑफिसर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। पिछले कई सालों से वो मुखलिसाना अंदाज में ख़वातीन की सेहत और बेहतरी के लिए काम कर रही हैं और अपने वसी तजुर्बे से बेशुमार मरीज़ों की रहनुमाई करती रही हैं। आज वो हमसे फ्रॉम एडोलेसेंस टू मैरिज के मौजू पर गुफ्तगू करेंगी और औरतों की ज़िंदगी के उस वक्त के अहम पहलुओं पर रोशनी डालेंगी। तो आइए पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल करते हैं और दावत देते हैं डॉक्टर अलकमा मैम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपनी दोस्त अस्मा को कहना चाहूँगी जो ये मौका दिया उन्होंने। ये जो पीरियड है आपका चाहे एडोलेसेंस का या प्यूबर्टी का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है और हमारे यहाँ लगभग सभी के घर में कोई ना कोई बच्चा या बच्ची से इससे गुज़र रहे हैं। ज़रूरत होती है इसमें समझने की बच्चों को, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ऑल ऑफ सडन आपके बच्चे के बिहेवियर में चेंज आएगा, क्योंकि उसके इंटरनल चेंजेस आते हैं, उसके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसके फिज़िकल चेंजेस आते हैं। तो ऑल ऑफ सडन हमको लगता है कि हमारे बच्चे में क्यों ऐसा हो रहा है, ख़ास तौर से बच्चियों में। ये एज ग्रुप चाइल्डहुड के बाद आती है और साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कि तूफ़ानी स्टेज है। मतलब आप देखेंगे कि घर में आपका बच्चा एकदम नॉर्मल रहते रहते एकदम से खामोश है या एकदम से चिड़चिड़ा है या बहुत सारी बातें नहीं बता रहा है या प्राइवेसी पसंद कर रहा है या उसको लग रहा है कि मैं सही हूँ, आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है आपकी लाइफ का। अब चूँकि हम सब गुज़रे हैं इस स्टेज से, बट ये है कि हमें अपनी चीज़ें याद नहीं। बट बच्चों के बदलाव को आज के दौर में समझना, जिस वक्त इतना ज़्यादा बदलाव है, हर एक चीज़ इतनी रीचेबल है, हर हाथ में मोबाइल है, बच्चा इतना कंसर्न है कि आपसे पूछे बिना ही वो बहुत सी चीज़ें सर्च करता है। तो एक माँ का, एक टीचर का, एक डॉक्टर का बहुत अहम रोल है जिस वक्त आपका बच्चा इस स्टेज में प्यूबर्टी में आता है।
इसको हल्के में लोग ले लेते हैं। बहुत से बच्चे आते हैं बिल्कुल एनीमिक हो जाते हैं, वो अपने माँ बाप से कुछ नहीं बताते क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, खाना पीना सुस्त छोड़ दिया। तो माँ को सबसे पहले अवेयर होना है, उसको ये समझना है कि मेरा बच्चा अब एक बच्चे से बड़े की तरफ उसकी जिस्मानी चीज़ें सब चेंज हो रही हैं, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, वो चिड़चिड़ापन, वो गुस्सा, वो इसका जो है नेचुरल है, उसको समझिए। उसको ये नहीं कि आप भी गुस्सा हम भी गुस्सा, तो वो फिर आपसे शेयर करना बंद कर देगा। मैंने बहुत सी बच्चियों को देखा वो माँ बाप से कुछ नहीं बताते। अब तो गूगल है, चैट जीपीटी है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल आपकी सबसे अहम रोल माँ का, फिर एक टीचर का और डॉक्टर का होता है। आइडियली जो एज ग्रुप है वो 10 से 19 साल लेते हैं हम इसको। और प्यूबर्टी एज, जैसे जब बच्चों का मेंस्ट्रुएशन या सेकेंडरी कैरेक्टर स्टार्ट होते, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ या बाल का निकलना हुआ आर्मपिट में या प्यूबिक हेयर, तो वो 8 से 13 साल। चूँकि हालात ऐसे हैं कि अब बहुत सारी चीज़ें वक्त से पहले होने लगी। 8 साल का बच्चा आपके पास मेंसेस लेके आता है कि हमें पीरियड स्टार्ट हो गया, उसको कुछ नहीं पता, वो एक बच्चा है, उसके अंदर इतने चेंजेस आ रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहा है। तो अगर पहले हो रहा है 8 साल से पहले, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, क्योंकि ये द प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होगी। और अगर 13 साल तक भी आपका बच्चा नहीं डेवलप हो रही है चीज़ें, वो जो प्यूबर्टी के स्टेजेस हैं, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। आज के दौर में मुझे लगता है कि जब भी कभी आपके बच्चे के अंदर चेंजेस आए या प्यूबर्टी आए या मेंसेस आए, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, दवा के लिए नहीं, सिर्फ एक काउंसलिंग के लिए, ताकि वो बच्चों को एक तरह से सारी चीज़ों को बता सके। सरकारी हॉस्पिटल्स में इस वक्त पूरा किशोरी क्लिनिक बना है, क्योंकि बच्चे, आज के बच्चे हमारे दौर के बच्चे नहीं रहे, उन्हें हर एक चीज़ पर्सनल चाहिए, वो शेयर नहीं करते। पहले ये था कि जॉइंट फैमिलीज़ थी, तो बच्चों को बहुत समझाना नहीं पड़ता था, भाई चाची हैं, दादी हैं, नानी हैं, पुप्पी हैं। अभी कोई नहीं, सिंगल फैमिलीज़ ज़्यादातर, तो बच्चे शेयर नहीं कर पाते, एकदम से तूफ़ानी स्टेज है, मैं सही हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है, और इस स्टेज को माँ को और एक टीचर को बहुत अच्छे से समझना है। माँ को ख़ास तौर से बहुत अच्छी काउंसलिंग करनी है, उसकी डाइट का ख्याल रखना है। इस एज में मोस्टली फ्रूट्स है या हेल्दी डाइट की बजाय बच्चे फ़ास्ट फूड पसंद करते हैं, और हम लोग खुशी खुशी मंगाते भी हैं। खाना तो शायद हफ्ते में एक बार खाते हैं, और फास्ट फूड डेली खाते हैं, पास्ता, चाउमीन, बर्गर। तो इसमें बहुत सी चीज़ों का, जैसे फिज़िकल, इमोशनल, सोशल चेंजेस आते हैं। बच्चा आपका बड़ा हो रहा है, तो आपको अपनी बातों को उन्हें समझाना पड़ता है। जब आपका बच्चा बड़ा होता है, तो सबसे पहले आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। अक्सर माएँ आती हैं कि मैडम ये क्या हो गया है, सीने में सूजन आ गई है, इसको क्या करें। तो ये एक स्टेज है, यानी आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, तो सबसे पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। उसके 1-2 साल के बाद उसके मेंसेस स्टार्ट होते हैं। उसके बाद कभी कभी आजकल कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनके बाल बहुत पहले आ जाते हैं, तो भी कंसर्न पॉइंट होता है कि अभी तो बच्चा बहुत छोटा है। 8 साल की बच्ची अगर आपके पास मेंसेस या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेके आए, तो आप सोचो कि वो बच्ची का बचपना 2-3 साल पहले ही वो बड़ी हो गई, तो बचपने की स्टेज छोटी हो गई, तो उसको समझना होगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनमें प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मतलब महीना जो आना है वो कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू के 2-3 साल लगते हैं बच्चों के महीने को सेट होने में। बिल्कुल से ऐसा नहीं होता कि महीना स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल टाइम पे आएगा और बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बहुत से बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, वो एक सेटलमेंट है, मतलब एक बॉडी का फिजियोलॉजिकल चेंज, यानी बॉडी के अंदर एक बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा। बहुत से माएँ परेशान है, मैडम इसका 1 महीने आया फिर नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा है, दवा की ज़रूरत है। तो 2-3 साल लगते हैं चीज़ों को सेट होने में, तो इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है। तब दिक्कत है कि हाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत पेन हो रहा है, बहुत दिक्कत है, बच्चा सुस्त है, तब फिर बिल्कुल मिलना चाहिए आपको डॉक्टर से। अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे बहुत से बच्चों का महीना आया बंद हो गया तो उसे एमेनोरिया, या पेन हो रहा है तो डिस्मेनोरिया। आइडियली जो साइकिल होती है वो नॉर्मल मानी जाती है 21 से 35 दिन के बीच में,
अगर 21 से 35 दिन के बीच में आपका साइकिल आ रहा है, मतलब किसी का ज़रूरी नहीं कि एक बच्चे जो है गूगल करके 28 दिन पे साइकिल आनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबकी बॉडी अलग है, किसी का 21 डेज़ पे ही महीना आ जाता है, किसी का 35 दिन पे महीना आता है। तो ये एक साइकिल है। तो हर चीज़ को ये नहीं कि रेगुलेटरी में लेके जाएं, कुछ चीज़ों को नॉर्मल, जैसे बॉडी चेंज हो रही है तो उसको थोड़ा टाइम भी चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद जो बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा जो कंसर्न पॉइंट इस वक्त चल रहा है वो पीसीओडी। आज एक गांव का बच्चा भी आके बोलता है कि मैडम हमको बहुत प्रॉब्लम है, हमको पीसीओडी हो गया है। अब पीसीओडी गूगल पे, चैट जीपीटी पे आप सर्च करोगे तो पीसीओडी कोई वो नहीं, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मतलब जैसा हमारा लाइफस्टाइल चेंज है आपके बच्चों में और हम लोग के बचपने में फ़र्क है। अभी बच्चे मोस्टली हेल्दी डाइट कुछ नहीं लेते, सेडेंट्री लाइफ है, कमरे में बंद हैं, फ़ोन पे उनके क्लासेस चल रहे हैं, ना कोई घर का काम, ना बाहर खेलना, आउटडोर गेम नहीं, सब कुछ इंडोर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हो गया है जिसकी वजह से पीसीओडी पैटर्न, बच्चों के अंदर चेंज आना, चेहरे पे बाल आना और महीना सही ना होना या दर्द होना। तो वो बहुत कंसर्न ये होते हैं कि हमारे तो बाल, दाढ़ी मुझे आ रही हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। माएँ बहुत कंसर्न होती हैं कि पता नहीं कैसे होगा आगे, मेरी बच्ची की शादी के बाद क्या लाइफ रहेगा, क्या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे। तो पीसीओडी हर बच्चे में होता है। सिस्ट तो बनेगा, ओवरीज तो बनेगी, भाई कुदरती अल्लाह ने यूट्रस, ओवरी सब बना रखा है। वो एक टाइम पे आता है, डेवलप होता है, हर एक स्टेज है भाई। चाइल्डहुड है, एडल्टहुड है, आपका एडोलेसेंस है, फिर एडल्टहुड है, फिर आपका एल्डरली ग्रुप है। मतलब एक एज से हर इंसान को गुजरना है। ये एज जो है वो तूफ़ानी एज है, इसमें आपको अपने बच्चों को बहुत समझना है। ट्रीटमेंट से ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बच्चे ऐसे हों कि शेयर करें चीज़ों को। वो अपने डॉक्टर से तो बताते हैं, माँ नहीं समझ पाती। धीरे धीरे ब्लीडिंग ज़्यादा हो या कुछ हो, एनीमिया हो जाता है, बच्चों को परेशान हो जाते हैं। तो एक अच्छी काउंसलिंग, एक अच्छी माँ, एक अच्छी टीचर और एक अच्छी डॉक्टर की ज़रूरत होती इस एज में, क्योंकि ये एज सबसे ज़्यादा चेंजेस लेके आती है। फिर तो आदमी कहता है, पुराने लोग ये बात कहते थे कि ये एज गुजर जाए तो तुम संभल गए। इस एज में जो बिगड़ गया वो बिगड़ गया। इस एज में जो बच्चा थोड़ा सा भटका, तो वो पढ़ाई हो या कुछ भी हो, क्योंकि ये बहुत सारा चेंजेस जो हैं वो बच्चों को अपने आप हो, मतलब चेंजेस आते हैं, वो अपने आप बदलाव आता है, वो समझ ही नहीं पाता मेरे लिए अच्छा बुरा क्या है। तो एक काउंसलर की बहुत अच्छी वो ज़रूरत होती है। लाइफस्टाइल में ये है कि लाइफस्टाइल सबको पता है, हम सबको पता है कि लाइफस्टाइल हमारी बहुत अच्छी नहीं है, हमारे बच्चों की भी अच्छी नहीं है। लाइफस्टाइल चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के खान पीन में मोस्टली क्या है कि चिकन है, फ्राइड है, प्रोटीन डाइट को बढ़ाना होता है, फ्राइड को कम होता है, मतलब फास्ट फूड वगैरह को आपको कम करना होगा। उसके बाद ये है कि प्रिकॉशनरी ये है कि बहुत से बच्चे जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लेते हैं, मैदा ज़्यादा लेते हैं, ये सब चीज़ें। तो वो सब चेंजेस आप लाइए तो इंशाल्लाह आपको वो नहीं होगी प्रॉब्लम, बच्चों को नहीं होगी। आप अपने एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, अपने बच्चे के बारे में मिलें और उसको ऑब्ज़र्व करें कि जो बदलाव आ रहा है उसमें ऐसा तो नहीं कि बच्चा धीरे 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 अपनी बातों को छुपा रहा है। उस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी। बाकी फिर आपका मैरिज लाइफ, उसके बारे में फिर डॉक्टर सूफिया आगे बताएंगे। ठीक, थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर मैम, आपकी गुफ्तगू ने यकीनन हमें ये एहसास दिलाया कि सेहतमंद मुस्तकबिल की बुनियाद एडोलेसेंस से ही रखी जाती है। आपने बहुत ही खूबसूरती से ये बात वाज़ेह करी कि प्यूबर्टी और एडोलेसेंस सिर्फ जिस्मानी तब्दीलियां लेकर नहीं आती, बल्कि ये ज़हनी तौर पर भी एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होता है, जहाँ पर स्पेशली माओं का, टीचर्स का बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ और पेशेंट के साथ डील करना बच्चों से कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला आपकी सेहत, इल्म और ख़िदमत में बरकत अता फ़रमाए और आपकी तमाम कोशिशों को कबूल फ़रमाए, आमीन। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ रुख करते हैं। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा कि एक औरत की सेहत की बुनियाद उसकी ज़िंदगी के इब्तदाई मराहिल में ही रखी जाती है, लेकिन उसका सफ़र यहाँ तक महदूद नहीं होता। शादी, मदरहुड और फिर मेनोपॉज, हर मरहला अपने साथ अपनी अलग ज़िम्मेदारियाँ, तब्दीलियाँ और चैलेंजेस लेकर आता है।
और इन्हीं मराहिल में सही मालूमात और वक्त पर रहनुमाई मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं दावत देना चाहूँगी हमारी आज की दूसरी स्पीकर डॉक्टर सूफिया अख्तर मैम को। डॉक्टर सूफिया अख्तर अपने शहर ही एक मोहतरम और मकबूल गायनोकोलॉजिस्ट और सर्जन हैं। अपनी प्रोफेशनल महारत के साथ साथ वो अपने खुलूस, नरमी और मरीज़ों के साथ हमदर्दी के लिए भी बहुत पसंद की जाती हैं। उनकी शख्सियत का एक और काबिल तारीफ़ पहलू ये है कि वो दीन से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती हैं और लोगों को मुख्तलिफ़ मौक़ों पर सेहत से मुताल्लिक़ रहनुमाई और सपोर्ट फ़राहम करती रहती हैं। आज वो हमसे फ्रॉम मदरहुड टू मेनोपॉज के मौजू पर गुफ्तगू करेंगी और प्रेगनेंसी, मेटर्नल हेल्थ, मेनोपॉज और हेल्दी एजिंग जैसे बहुत अहम पहलुओं पर रोशनी डालेंगी। तो आइए हम इस्तकबाल करते हैं और दावत देते हैं डॉक्टर सूफिया अख्तर मैम को। अस्सलाम वालेकुम। ऑन है? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू उस्मा एंड अस्मा मैम। अस्मा मैम है नहीं यहाँ पर। मेरा टॉपिक है प्रेगनेंसी, मदरहुड, मेनोपॉज एंड मैटरनल एजिंग। तो इसको मैं दो टॉपिक में कवर करूँगी, मैटरनल हेल्थ एंड प्रेगनेंसी एक साथ। उसके बाद आपको मेनोपॉज और हेल्दी एजिंग समझाऊँगी। जैसा कि मैम ने कहा, अलकमा मैम ने बताया, एक लड़की का जो वो होता है, दौर होता है, सफ़र होता है, डॉल्सन से शुरू हो जाता है। शादी में आकर के, शादी के बाद उसमें कुछ तब्दीलियाँ आती हैं और फिर मेनोपॉज के बाद उसमें कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये एक फ़ीमेल हेल्दी रहे, इसके लिए उसके अलग अलग मरहले को समझना और उसी के हिसाब से उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एडोलसेंट के फेस में, जैसे मैम ने बताया, वो तूफ़ानी एज होती है, महीना शुरू होता है, फ़ीमेल नई नई यंग अपना कदम रखती है, तो उसको मैनेज करना एक माँ का काम होता है, मैम ने बताया। अब माँ को कौन मैनेज करेगा? माँ के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। शादी के बाद जब माँ पहली बार माँ बनती है, जब एक औरत पहली बार माँ बनती है, तो उसके बाद उससे बहुत लोगों के एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं कि बच्चा देखना, घर संभालना। और आज चूँकि फ़ीमेल्स हमारी कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं, तो बाहर का जॉब भी उनको ही देखना है। पहले ये था कि दोहरी जिम्मेदारी थी, घर का काम देखना, बच्चों को देखना। अब तिहरी जिम्मेदारी हो गई, ये 3 जिम्मेदारियां आ गई हैं, जॉब के साथ घर को देखना और बच्चों को भी देखना। तो उन्हें कौन संभालेगा? अब सबसे पहले ज़रूरी ये है हम ये समझें कि हमारे लिए कोई खड़ा तब होगा जब हमें पता होगा कि हमें, है ना, हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हम किस चीज़ के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले ख़ुद की ज़रूरत को जानना, उसके बाद हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे लिए खड़ा हो, वो हमारी हेल्प करे, है ना। पहले हम समझें कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं फ्रॉम मैटरनल प्रेगनेंसी टू मैटरनल हेल्थ। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ भी फर्स्ट टाइम बच्चे के साथ पैदा होती है ना। शादी के बाद एक औरत तो बस एक औरत होती है, माँ तो तब बनती है जब वो बच्चा पैदा करती है। तो उसके पास जो नई नई जिम्मेदारी आती है, वो इरिटेट होती है, उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसके अंदर, है ना। उसको अगर पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी में प्रॉपरली नहीं उसको मैनेज किया गया तो डिलीवरी के बाद वो बच्चे को ख्याल नहीं रख पाती, बच्चा भी कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट में होता है। इसलिए ज़रूरी है हम ये जानें कि प्रेगनेंसी कब किस तरह प्लान करनी है, 9 महीने प्रेगनेंसी का सफ़र किस तरीके से निकालना है और डिलीवरी के समय और डिलीवरी के बाद हमें क्या चीज़ों पर ध्यान देना है। 6 पिलर्स ऑफ मदरहुड कहा जाता है। उसमें सबसे पहले ये होता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें बच्चे नहीं प्लान करने हैं, है ना, इसे गलत तरीके से समझा जाता है। फैमिली प्लानिंग का मतलब ये है कि हमें बच्चे प्लान करने हैं, कब करने हैं और कब नहीं करने हैं, है ना। अब इसमें ये है कि आजकल चूँकि शादियाँ लेट हो रही हैं, फीमेल्स पढ़ाई कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, लेट शादी होने की वजह से प्रेगनेंसी भी लेट ठहर रही है।
तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लड़कियों को फेस करनी पड़ रही हैं। फैमिली प्लानिंग पे ये काउंसलिंग की जाती है कि अगर आपकी शादी लेट हुई है तो कोशिश करिए कि प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कर ली जाए। अगर प्रेगनेंसी एक बार प्लान हो गई, उसके बाद क्या करना है? जब भी फर्स्ट टाइम आपके मेंसेस मिस हुए, आपने टेस्ट किया है ना, किट में आप पॉजिटिव आते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर का चक्कर लगाइए, डॉक्टर के पास जाइए, अपनी प्रेगनेंसी को बताइए, उसको कंफर्म करिए और डॉक्टर की सलाह को पर अमल करिए। क्यों ज़रूरी होता है, क्यों डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है? हमारी जो दादी थी, उनकी जो सास हुआ करती थी, उनका कहना था कि हम तो कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, हमारे बच्चे तो ऐसे ही हो जाते थे, हम घर का खाना खाते थे। अब ऐसा नहीं है। हाँ, पहले जो फीमेल्स होती थी वो, जैसे मैम ने बताया, जॉइंट फैमिली में रहती थी, उनको बहुत लोगों की एडवाइजेस मिला करती थी, अपने बड़ों की, खान पीन उनका हेल्दी होता था। अब वक्त के साथ बहुत चीज़ बदल गया है, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट ज़्यादा हो गया है, फीमेल अकेली होती है, उसको राय मशवरा देने वाले लोग कम होते हैं, खाना हमारा हेल्दी से अनहेल्दी की तरफ शिफ्ट हो गया है ना। हमने अपने ऊपर ज़बरदस्ती बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ले ली हैं, तो इसलिए हम अपना ख्याल प्रॉपरली नहीं रख पाते, इसलिए हमें डॉक्टर के पास सलाह के लिए जाना होता है। कहा जाता है कि पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में एटलीस्ट मिनिमम कम से कम 4 बार तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना होता है और 4 अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराने होते हैं। पहली बार कब मिलना होता है? अगर आप शुरू में नहीं गए, आपको समय नहीं मिला, तो कम से कम जब आपका 5वां महीना लगता है तो उस समय आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। 5वें महीने के बाद जब आपका 7वां महीना लगता है फिर डॉक्टर के पास जाना है। 7वें महीने के बाद 9वें महीने के शुरू में डॉक्टर के पास जाना होता है, और जब दर्द आता है तो बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना है। ये मिनिमम है। अगर आप कुछ बिल्कुल नहीं जाना डॉक्टर के पास पसंद करते तो मिनिमम ये 4 बार ज़रूर जाइए। अदरवाइज़ शुरू के 3 महीनों में आपको हर महीने 1 बार जाना है, उसके बाद के 4थे से 6ठे महीने में हर 15 दिन पे जाना होता है, 7वें से 9वें महीने में, 7वें से 8वें महीने में आपको हर 15 दिन पे जाना है, और उसके बाद हर हफ्ते जाना है 9वें महीने लगने के बाद। कुछ जांचें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं करानी, वो आपको डॉक्टर जिस तरीके से एडवाइस दे रहे हैं वो आपको कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि हम खा रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं अगर हम जांच नहीं कराते। जैसे हमारे खून का नंबर जब तक हम जांच नहीं कराएंगे क्लियर नहीं होगा। कुछ अंदरूनी बीमारी है, जब तक हम जांच नहीं कराएंगे क्लियर नहीं होगी। लोग कहते हैं कि डॉक्टर अननेसेसरी जांचें कराते हैं, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में कुछ जांचें ज़रूरी होती है, वो जैसे आपके डॉक्टर सलाह दे रहे हैं वो आपको करानी होती है। 9 महीने प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी की बारी आती है तो बहुत से लोगों का ये होता है कि हम दाई को घर बुला के डिलीवरी करा लें, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो ऑपरेशन कर देती हैं। तो ये गलत है। कहा जाता है इंडिया में ही 2020 में कम से कम 24,000 महिलाओं की मृत्यु हुई है डिलीवरी के समय। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों हुई है? कुछ मरीज़ के पार्ट पर गलती थी, कुछ जो उनको असिस्ट कर रहे थे उनके पार्ट पर गलती थी। किसी भी औरत की वफ़ात हो जाना डिलीवरी के समय ये बहुत बुरी चीज़ होती है, क्योंकि उसे कोई बीमारी नहीं थी, वो बस एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में ला रही थी। उस समय चूँकि हमने लापरवाही बरती और वो औरत इस दुनिया से चली गई, तो इसीलिए ज़रूरी है 9 महीने ज़रूरत वाली जांचें करवाने का और डॉक्टर की सलाह लेने का। ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं जो कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं, किस वजह से? क्योंकि उनको खून का नंबर कम होता है डिलीवरी के समय, उससे ब्लीडिंग बहुत होती है। उनको पता नहीं होता है कि पूरे 9 महीने उनका बीपी बढ़ा हुआ था, तो डिलीवरी के समय बीपी और ज़्यादा शूट कर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ औरतों का बनावट ऐसी होती है कि हड्डी का रास्ता छोटा होता है तो बच्चे फंस जाते हैं। ये सब चीज़ें आप घर पर नहीं एसेस कर सकते, इसीलिए डिलीवरी के लिए डॉक्टर के पास जाइए और उनकी सलाह मानिए। शहर में ज़्यादातर लोग जाते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अभी भी डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते, लेकिन गाँव में ये अभी भी बहुत कॉमन है। 24,000 महिलाएँ सिर्फ डिलीवरी कराते कराते इस दुनिया से चली गई, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब आती है डिलीवरी के बाद की जिम्मेदारी।
डिलीवरी के बाद अब डिलीवरी आसान चीज़ नहीं होती है, बहुत मुश्किल दौर होता है। इतने मुश्किल दर्द को झेलना, घंटों, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, घंटों, 6 घंटे से लेके 24 घंटे या उससे ज़्यादा। उस वक्त फ़ीमेल बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, एक नई ज़िंदगी माँ के रूप में उसका शुरू होता है। तो उस समय उसके पार्टनर की और उसके घर वालों की बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आती है कि उसको सपोर्ट करें। वो नई माँ बनी है, वो शादी के समय घर से सीख के नहीं आई होती है कि हमें माँ बनने के बाद ये ज़िम्मेदारियाँ निभानी है। तो उसके लाइफ पार्टनर का और उसके घर वालों की ज़िम्मेदारी है कि उसको सपोर्ट करें। इतने बुरे पेन से वो गुजरी है, या ऑपरेशन हुआ है, टाँके आए हैं, वो दर्द में है, बच्चा आ गया है उसके पास, है ना। अब बच्चे को भी देखना है, वो इरिटेट हो रही है, घर वालों को चाहिए कि उसको हेल्प करें, उसको समझाएं। अब कुछ होता है, देखिए कुछ चीज़ें होती है डूज़ एंड डोंट्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड मदरहुड, है ना। ये क्या कुछ चीज़ें जो हमें प्रेगनेंसी में करनी है और कुछ नहीं करनी है। क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, ये फीमेल और उसके लाइफ पार्टनर दोनों को इस पे तवज्जो देना है। क्या करना है, जैसे कि हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी खाना, अब प्रेग्नेंट फीमेल को खाना मुहैया कराने की ज़िम्मेदारी उसके घर वालों की होती है, अगर वो जॉब नहीं कर रही है तो, या कर रही है तो भी। तो उनके घर वालों की ये ज़िम्मेदारी है कि अच्छे से अच्छा खाना उन्हें दिया जाए ताकि वो हेल्दी रहें। हेल्दी फीमेल ही एक हेल्दी बच्चा दे सकती हैं। अगर फीमेल हेल्दी नहीं है तो बच्चा भी कमज़ोर होगा, और बच्चा अगर पैदाइश के समय कमज़ोर है तो वो ताउम्र कमज़ोर ही रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि एक हेल्दी फीमेल ही हेल्दी फैमिली बना सकती है। फीमेल हेल्दी कब होगी, जब हम उस पर तवज्जो देंगे, उसे हेल्दी खाना देंगे, है ना, ज़रूरत की चीज़ें उसे मुहैया कराएंगे। अब हेल्दी खाना क्या होता है, आजकल हम लोग अनहेल्दी की तरफ ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं मीडिया के एडवर्टाइजमेंट की वजह से। हमें पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ ये ज़्यादा पसंद आता है, जो हमारी ज़बान को अच्छा लगता है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ीरो होती है, इसमें ना प्रोटीन होता है, ना अच्छे फ़ैट होते हैं, ना कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ना मिनरल और विटामिन होते हैं। ये हमारे शरीर में जाके सिर्फ जमा होते हैं और हमारे अंदर मोटापा और 10 तरीके की बीमारियां कॉज करते हैं। तो बेहतर है कि न्यूट्रिशियस खाना खाया जाए। न्यूट्रिशियस खाने में क्या आता है, फ्रूट्स आते हैं, हेल्दी प्रोटीन्स आती है और हेल्दी फ़ैट आता है। लोगों को लगता है कि फैटी फूड अच्छे नहीं हैं। फ़ैट 3 तरीके के होते हैं, हेल्दी फ़ैट, अनहेल्दी फ़ैट, सुपर अनहेल्दी फ़ैट। हेल्दी फ़ैट क्या होते हैं, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, है ना, या घी, घर के घी से जो हमें मिलते हैं। अनहेल्दी फ़ैट क्या होते हैं, जो हलवाई की दुकान पे तले हुए छन रहे होते हैं जिसमें खाने, वो अनहेल्दी फ़ैट होते हैं। डालडा अनहेल्दी फ़ैट होता है। सुपर अनहेल्दी फ़ैट क्या होता है, जो फ़ैट पैकेट फूड में यूज़ होता है। किसी भी तरीके का पैकेज फूड, कुरकुरे, लेस से लेकर के, अगर वो MTR का खाना भी अगर पैकेज में आ रहा है, वो सुपर अनहेल्दी फ़ैट है, उससे बचना है। हमें घर का घी, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल ये खाना है। रिफ़ाइंड तेल भी अनहेल्दी फ़ैट की कैटेगरी में आता है, रिफ़ाइंड तेल से बचना है। हमें रिफ़ाइंड शुगर से बचना है। शुगर, हमारी बॉडी जो है शुगर खाने के लिए नहीं बनी है, ये तो हमने अपने टेस्ट की वजह से इसको अपने खाने में इंक्लूड कर लिया है। हमारी बॉडी शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बनी है। शुगर हमारे खाने में, हमारी प्लेट में आज है तो सिर्फ हमारे टेस्ट बड की वजह से। बेहतर है उसे कम किया जाए, अगर हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं तो। शुगर वाले खाने कम खाएं, मैदा कम खाएं। जो हम स्ट्रीट फूड खाते हैं उसमें सिर्फ अनहेल्दी फ़ैट, मैदा और शुगर होता है। कोई भी ड्रिंक हम लेते हैं, कैंपा से लेकर के थम्स अप, स्प्राइट या फैंटा, ये सब शुगरी आइटम है। जैम, सॉस, ये सब शुगरी आइटम है, इनसे बचा जाए, है ना। नान जो हम खाते हैं वो भी मैदे का बना होता है, उससे भी बचना है। हमें हेल्दी फ्रूट खाने, हमें घर का खाना खाना है। घर के खाने में भी हमें कोशिश करना है कि हम हेल्दी आइटम यूज़ करें, चीनी का इस्तेमाल कम करें, मैदे का इस्तेमाल कम करें। विटामिन और मिनरल्स लें। अगर हम खाना अपना हेल्दी रखेंगे तो हमें सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी। आजकल
ये जो फूड इंडस्ट्री है बहुत चल रही है। लोग प्रोटीन पाउडर, टैबलेट, तरह तरीके के विटामिन के टैबलेट, प्रोटीन का डब्बा ज़बरदस्ती खाए जा रहे हैं। प्रोटीन के डब्बे से मैं अपने हर एक मरीज़ को बोलती हूँ, प्रोटीन के डब्बे से ज़्यादा हेल्दी तुम्हारा सत्तू है, उसे क्यों नहीं खाते हो? प्रोटीन का डब्बा बस अब डॉक्टर भी लिखते हैं। आप चले जाइए एनसी क्लिनिक में, हर एक प्रेग्नेंट फीमेल को डॉक्टर प्रोटीन का डब्बा लिखता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर का खाना खा रही होती हैं, प्रोटीन की कमी हो रही है, तो डॉक्टर को लगता है प्रोटीन का डब्बा लिख दो। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ी स्मार्ट बनिए। आपने पढ़ाई की हुई है तो अपना दिमाग इस्तेमाल करिए। प्रोटीन, सबसे अच्छा प्रोटीन आपको घर में ही मिल जाएगा, आपको डब्बा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सत्तू है, खजूर है ना, चने हैं, दाल है, सोयाबीन है। नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो नॉनवेज बहुत हेल्दी प्रोटीन है उसमें, तो ये खाइए। आपके पैसे भी कम होंगे, आपको खाना भी अच्छा मिलेगा। कभी कभार की बात अलग है, लेकिन डब्बे वाले प्रोटीन से बचिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव भी एडेड होते हैं। सत्तू बना के पी लीजिए। मेरी हर एक मरीज़ सत्तू पीती है, वो पीती है सत्तू, चाहे वो मीठा करके पिए या वो नमकीन करके पिए। उससे अच्छा प्रोटीन कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी भी प्रोटीन के डब्बे में नहीं मिलेगा, आप जितना महंगा ख़रीद लीजिए। फिर आता है वार्निंग साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। हमें समझ, डॉक्टर हमें बताएगा, है ना, लेकिन हमें खुद भी समझना है कि प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ें ख़तरनाक हो सकती हैं, जिस समय हमें डॉक्टर के पास भागकर जाना है। ठीक, अगर हम ऐसे कहा जाता है ना, अगर हमारे यहाँ कम उम्र में शादी हुई, लड़की गोरी गोरी है, रात को और गोरी दिख रही है, तो लोग बहुत खूबसूरत लड़की है, थोड़ा ध्यान दीजिए कहीं वो पेल तो नहीं है, मतलब खून की कमी तो नहीं है ना। जिन लड़कियों को खून की कमी होती है वो रात में और उजली उजली दिखती हैं, घर वाले भी खुश, मियाँ भी खुश, लेकिन एक्चुअल में उनको खून की कमी है। तो चेक कराइए। अगर आपको लग रहा है पीली पीली दिख रही हैं, बहुत खूबसूरत दिख रही हैं बिना मेकअप के, तो एक बार अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक करा लीजिए। ज़्यादातर केसेस में उनका हीमोग्लोबिन 10 से कम आता है। कायदे से इंडियन फीमेल का हीमोग्लोबिन 12 तक आना चाहिए, लेकिन हम लोग मार्जिन रखते हैं, क्योंकि 12 तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फीमेल, जैसे मैम ने बताया, 10 से 12 साल की उम्र से बेचारी मेंस्ट्रुएट कर रही है, खाना हेल्दी खा नहीं रही है, अपने खाने में प्रोटीन ले नहीं रही है, एनीमिक होती है। तो हम लोग कहते हैं ना कि कम से कम 12 नहीं तो 10 तक तो पहुंच जाओ। अब 10 से कम हैं तो आप एनीमिक हैं। खाना अच्छा करिए और आयरन और कैल्शियम की टैबलेट जो डॉक्टर दे रहे हैं उसको लीजिए ना, ज़रूरी होता है। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ये है कि आपको पूरे 100 टैबलेट आयरन की खानी ही खानी है, डेली एक टैबलेट 100 दिन पूरे। उसके अलावा क्या है वार्निंग साइन? अगर आपको दर्द हो रहा है या ब्लीडिंग हो गई है, ब्लीडिंग दर्द के साथ हो या दर्द के बिना हो प्रेगनेंसी के समय, तो ये ख़तरनाक चीज़ है। किसी भी समय, जब प्रेगनेंसी ठहरी थी, दूसरा तीसरा महीना था, तब से लेके पूरे 9वें महीने तक अगर हल्की सी भी ब्लीडिंग होती है तो वो ख़तरे की बात है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। आपका पेट दर्द हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है, हेडेक हो रहा है, आँखों के सामने धुंधला छा रहा है, ठीक, या आपको ऐसे लग रहा है थोड़ी देर में आपको चक्कर आ रहा है, तो ये सब चीज़ें खतरे की घंटी हैं। इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये बीमारी बन सकती है, इसलिए डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। बैलेंस डाइट मैंने आपको बता दिया। अपने खाने में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट, अच्छे फैट और पानी संतुलित मात्रा में ऐड करने हैं, है ना। क्या होता है वो पता चल जाएगा, वो बता दिया जाएगा अभी आपको। इसको कहते हैं बैलेंस डाइट, है ना। अब देखिए, लोग कहते हैं ना कि हम पानी नाप के तो नहीं पीते हैं, इसी तरह कोई नाप के खाना, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन कोई नाप के नहीं खाता है। मोटा मोटा इतना ध्यान रखिए कि आप जो खा रहे हैं वो हेल्दी है। अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? चावल, रोटी, है ना, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। तो चावल और रोटी के साथ दाल और सब्ज़ी का क्वांटिटी भी हमें उसी हिसाब से बढ़ाना है। आधी कटोरी सब्ज़ी के साथ आप 3 या 4 रोटी खा रहे हैं तो आप गलत खा रहे हैं, ठीक। एक रोटी के साथ आप ऐसे करिए कि 1 कटोरी सब्ज़ी खा रहे हैं तो आप सही अमाउंट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। चावल अच्छी चीज़ है खाना, ओवर खाना बुरी चीज़ है।
चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि चावल अगर आपके पेट में गया तो वो फ़ौरन ही ग्लूकोज का लेवल खून में बढ़ा देता है। तो चावल उसी हिसाब से खाइए। देखिए, कोई भी खाना जो अल्लाह ताला का दिया हुआ है वो बुरा नहीं है, हम चूँकि उसे गलत तरीके से खाते हैं इसलिए वो हमें नुकसान करता है ना। सही क्वांटिटी में हर एक खाना हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे वो चावल हो, आलू हो या कुछ भी हो, ठीक। तो सही क्वांटिटी में खाना है, ये समझना है। चावल कम खाना है, दाल और सब्ज़ी ज़्यादा लेनी है, रोटी भी अकॉर्डिंगली लेनी है। नॉनवेज खा रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन नॉनवेज भी हमको बहुत मसाला या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। कहा जाता है, पहले एक कहावत होती थी, कम खाओ गम खाओ। ये सही बात है। अभी हमारी डाइट ऐसी हो गई, हम सब 90% लोग, इनफैक्ट 95% फीमेल्स की सिर्फ बात कर रही हूँ, हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं। मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ। सुन्नत तरीका ये है कि भर पेट खाना नहीं खाना है, ये सही है, ये अभी साइंस से प्रूव हुआ है। हम पेट भर के नहीं, हम उससे ज़्यादा खाते हैं तो ये नुकसान करता है ना। हम हेल्दी खाना नहीं खाते और हम अननेसेसरी का अपना पेट भर रहे हैं, उसमें कचड़े भर रहे हैं। कम खाइए, खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लीजिए। सैलेड की मात्रा अपने खाने में बढ़ाइए। जितनी भूख है उससे कम खाइए। मैं अपने हर एक मरीज़ को एडवाइस यही करती हूँ, भूख से कम खाओ, हेल्दी रहोगी। हाँ, देखिए, अपने बॉडी को इस तरह से समझिए, हमारी बॉडी बैंक है। आप अपने बैंक अकाउंट में आप पैसा डालते हैं तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, पैसा निकालते हैं बैंक बैलेंस घटता है। सेम हमारी बॉडी के साथ है। आप जितना खाना उसमें डालेंगे उतना वज़न आपका बढ़ेगा, आप जितनी एनर्जी यूज़ करेंगे उतना वज़न आपका घटेगा। लोग कहते हैं हम तो कुछ नहीं खा रहे हैं, हम तो बिल्कुल खाते ही नहीं, सिर्फ घर का खाना खाते हैं, वज़न बढ़ रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ चीज़ों में ऐसा है कि हाँ ठीक है, उसे थायराइड की दिक्कत है, उसे और दूसरी दिक्कतें हैं, या उसकी फैमिली ऐसी है, फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, उसका वज़न ज़्यादा है। 90% केसेस में ओवर ईटिंग की वजह से हमारा वज़न बढ़ रहा होता है, हम समझते नहीं। वज़न भी गलत तरीके से बढ़ रहा है ना। हमारी बॉडी में क्या बढ़ना चाहिए, हमारे मसल्स बढ़ने चाहिए, लेकिन बढ़ क्या रहा है, फैट, तोन निकल रही है, औरतों की भी, लड़कियों की भी। ये गलत लाइफस्टाइल की वजह से है। हमने गलत लाइफस्टाइल अपना ली है। क्यों? क्योंकि हमें ये अच्छा लगने लगा है ना। हमने अपने मोबिलिटी कम कर दी है। अब आजकल फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं, मुझे बता दीजिएगा जब टाइम ओवर हो जाएगा। फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उन्हें डॉक्टर एडवाइस करते हैं रेस्ट करो। गलत है। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी इज़ अ फेस ऑफ लाइफ। आपको रेस्ट नहीं करना है, आपको मूव करना है, आपको काम करना है, आपको अपने डेली चोर्स करते रहने हैं। उसके अलावा एडिशनल एक्सरसाइज करनी है प्रेगनेंसी में। क्यों आजकल 50% हर दूसरी महिला का ऑपरेशन हो रहा है? ऐसे तो नहीं सारे डॉक्टर बेकार हैं, कुछ तो फीमेल्स की लाइफस्टाइल भी चेंज हुई है। हम काम नहीं करते, हम आराम करते हैं। हमारी बॉडी फिर हमें प्रोन कर देती है कि हमें डिलीवरी का पेन नहीं आता। डिलीवरी का पेन आता है तो आते आते बंद हो जाता है, या बच्चा खिसक नहीं पाता नीचे, तो इसलिए ऑपरेशन करते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारी लाइफस्टाइल और हमारी डाइट ऐसी गड़बड़ हो गई है। हम आराम ज़्यादा करते हैं, और खाते ज़्यादा हैं। करना उल्टा है, काम ज़्यादा करना है, खाना कम है। इवन इन प्रेगनेंसी हेल्दी खाना है। मैंने ये नहीं कहा बहुत खाओ, मैंने कहा हेल्दी खाओ, है ना। अब मदरहुड पे आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट टाइम बच्चे के साथ माँ भी पहली बार ही बनी है, तो अब उसको समझना है जिम्मेदारी साझा करना क्या होता है। अभी टाइम बदला है, फीमेल्स जॉब में आ गई हैं। अब फीमेल्स जॉब में आ गई हैं, उसका मतलब ये नहीं कि मेल्स घर पर बैठ कर के काम कर रहे हैं, ये भी नहीं है। घर का काम भी फीमेल को ही करना है। ऐसा भी नहीं है कि 50-50 करो, 50% तुम काम करो, 50% मैं काम करूँगी, ये भी नहीं है। बहुत अच्छे अगर आपका पार्टनर है तो वो 10% आपकी हेल्प करेगा, बट स्टिल अभी भी 90% काम आपको ही करना है, ठीक। तो जिम्मेदारी साझा करना सीखिए। बच्चे अगर घर में बच्चे हैं, बच्चों से काम कराना सीखिए। लर्न टू से नो। अगर आप कहीं अनकंफर्टेबल हैं, आपको लगता है ये काम आप नहीं कर पाएंगी,
आपको आपके बच्चे ने कहा मम्मा मुझे आज बेसन के लड्डू बना के दो, आपको लगता है आप बहुत थक गई हैं, लर्न टू से नो। अगर आज आप माँ बन करके उसको ना करना सीखेंगी तभी वो कल अपनी बीवी से ना सुनने की आदत उसको आएगी, है ना, वरना वो बीवी को भी यही कहेगा मैंने कहा तो मुझे करके दो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों को भी इंक्लूड करिए अपने डेली चोर्स में। बच्चों की पैम्परिंग अच्छी है, बट साथ में आपको अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना है कि आप कितना पैम्पर कर सकते हो, कितना उसका काम कर सकते हो और कितना उससे काम करवा सकते हो। ठीक, घर वालों से हेल्प मांगना सीखिए, बात करना सीखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा हर किसी को पता नहीं होता है कि आप किस परेशानी से जूझ रहे हो, किसी को नहीं पता है ना। तो जब तक आप बताएंगे नहीं, इवन टू योर लाइफ पार्टनर, टू योर किड्स एंड टू योर फैमिली मेम्बर, उन्हें नहीं समझ में आएगा कि आप परेशान हैं, आप थक गए हैं। उन्हें बताइए, उनसे बात करिए। न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट ज़्यादा हो गया है, जॉब के सिलसिले में या बाई चॉइस लोग अलग रहना पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से आज हमारी फीमेल ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में है ना। उन्हें घर का काम भी देखना है, उन्हें बच्चे भी देखने हैं, उन्हें जॉब भी देखना है। सो लर्न टू से नो एंड टॉक टू अदर्स। सोशल ह्यूमन, वी आर सोशल एनिमल। तुम्हें सोसाइटी में रहना है, हमें एक कमरे में बंद करके मोबाइल लेके नहीं पड़े रहना है, हमें बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है। ठीक, अब आते हैं मेनोपॉज एंड हेल्दी एजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बहुत कम बात की जाती है। जैसे मैंने बताया, एक औरत का जो अलग अलग फेज़ ऑफ लाइफ है, पैदाइश से लेकर के एक फ़ेज़ आता है जब उसका बचपना होता है, मेंसेस शुरू होने से लेकर के उसकी मैरिज तक उसका अलग फेज़ चलता है, एडोलसेंस कहा जाता है। 19 ईयर के बाद से लेकर के उसका एडोलसेंस वाला फेज़ ख़त्म होकर के यंग वाला फेज़ शुरू हो जाता है जब उसकी शादी का समय होता है। शादी के बाद उसको प्रेगनेंसी होती है। जब तक उसके महीने आ रहे होते हैं वो बच्चे पाल रही होती है, घर के काम कर रही होती है, सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। फिर एक टाइम आता है जब उसके महीने बंद होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ ऑफ लाइफ है, क्योंकि महीने सिर्फ बंद नहीं होते हैं, उसके साथ साथ बहुत चीज़ उसकी बॉडी में चेंज हो रहे होते हैं। महीना बंद होना तो सिर्फ आपको नज़र आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं, जिससे वो अकेली वो महिला जूझ रही होती है। जैसे कि महीना जाने के बाद, महीना रुक जाने के बाद उसकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, है ना। उसको क्या होता है, हॉट फ्लशेस कहा जाता है उसे। अचानक से गर्मी लगने लगती है, एसी में भी उसको पसीने छूटने लगते हैं, नींद नहीं आती है ना। शोर अच्छा नहीं लगता है, अकेला रहना पसंद होता है, जल्दी थक जाती है। बच्चे बड़े हो गए हैं, घर खाली हो गया है, उससे बात करने को लोग कम मिल रहे हैं, डिप्रेशन होने लगता है। और भी महीना बंद होने से पहले वाला एक फेज़ होता है जब उसको महीना बहुत ज़्यादा जा रहा होता है, बहुत पेन हो रहा होता है। तो ये सब एक फेज़ से वो फीमेल गुज़र रही होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसको समझना, है ना। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना, कितना नॉर्मल है, कितना हमें खुद घर पे मैनेज करना है और कितना हम अब डॉक्टर के पास जाना है, इसको समझना इम्पॉर्टेंट है। इसी को कहा जाता है हेल्दी एजिंग। हमारी उम्र तो बढ़ रही है लेकिन हमें उसको हेल्दी वे में मैनेज करना है। अब हेल्दी वे में कैसे मैनेज करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट, एक एक करके मैं कवर करूँगी। फिर आता है एक्सरसाइज, है ना। थर्ड आता है सोशल एक्टिविटी। 4 आता है पर्सनल रिलेशनशिप। ठीक। डाइट जैसे कि मैंने बताया कि देखिए, प्रेगनेंसी हो या बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला हो या नॉर्मल महिला हो या मेनोपॉज वाली महिला हो, इन सब की खाने की पीने की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है ना। लेकिन इन सब को खाना हेल्दी ही है। प्रेगनेंसी और दूध के समय खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जो महिला दूध पिला रही होती है उसे कहा जाता है नॉर्मल से 2 रोटी एक्स्ट्रा खाने को। क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चे के लिए भी खाना है ना।
नॉर्मल जितनी भी उसकी डाइट थी उसे 2 रोटी एक्स्ट्रा उसे खानी है पूरे 24 घंटे में, उसे 1 कटोरी दाल एक्स्ट्रा पीना है। अब मेनोपॉज में जब आते हैं ना तो हमारी खाने की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, हमें थोड़ा कम खाना है, और जो हम अब तक खा रहे थे, जो हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज कर रही थी, अब उससे हेल्दी खाना है, क्योंकि अब वो बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी। हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट था अब उसकी गति धीमी हो गई है। हर चीज़, सारे एंजाइम जो हमारे बॉडी में निकल रहे थे, है ना, वो सब अब धीमे धीमे जैसे हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, हमारा स्किन लूज़ पड़ रहा है, तो वो सब भी लूज़ पड़ रहे हैं। खाने की रिक्वायरमेंट कम करनी है, खाना हेल्दी करना है, और एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है। ओवर एक्सर्शन नहीं करना है, लेकिन एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है। ऐसा नहीं, देखिए अब ये वाला फेस है ना कि अब हम महिलाएं ज़्यादा सास बन चुकी होती हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं, तो उनको लगता है अब हमें आराम करने की ज़रूरत है, काम बहू पर है ना। ऐसे नहीं है, आपको अभी भी फिज़िकल एक्टिविटी, अपने डेली चोर्स जो है करने हैं। क्यों? किसी भी मशीन को अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस पर जंग लग जाती है। साइकिल आप रखा रहने दीजिए, 2 महीना आपने उसको नहीं चलाया तो उसमें ऑयलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप उसको चलाते रहेंगे तो उसके पुर्जे सही रहेंगे। सेम चीज़ हमारी बॉडी के साथ है। अगर आप नहीं काम करेंगे, आप बिल्कुल बैठ जाएंगे कि हमें अब आराम करना है, तो आपके घुटने का दर्द शुरू हो जाएगा, वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपने डेली चोर्स, अपना खुद का काम प्लस कुछ एक्सरसाइजेज आपको अपने कंटिन्यू रखने हैं। हेल्दी डाइट लेनी है। डाइट में जैसे कि मैंने बताया, अभी भी प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, शुगर बंद करना है। कार्बोहाइड्रेट और शुगर अलग अलग चीज़ें हैं। शुगर, कार्बोहाइड्रेट का सबसे घटिया फॉर्म शुगर होता है ना। कार्बोहाइड्रेट अच्छी चीज़ है, वो हमें अपने खाने में इंक्लूड करनी है। अच्छा कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? अच्छा कार्बोहाइड्रेट चोकर वाले आटे में होता है, चने में होता है ना, आलू में होता है, सब्जियों में होता है, ग्रेन्स में होता है। शुगर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे घटिया फॉर्म है। हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको बस ज़बान पे अच्छा लगता है, वरना हमारी बॉडी के लिए वो जहर है। जो हम बचपन से शुगर कंज्यूम कर रहे होते हैं और जो बचपन से हम पैकेज फूड खा रहे होते हैं, वही आगे चल करके हमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी, आर्थराइटिस कराता है। जो हम कहते हैं ना हमें क्यों हो गया, इसीलिए होता है। उसकी नींव हमने बहुत पहले से ही शुरू कर दी। देखिए ये सारी चीज़ें ना, जैसे हमने ज़मीन में बहुत सारे बीज ऐसे फेंक दिए हैं, हम उसको, वो पेड़ पौधे तब तक नहीं बनेंगे जब तक हम उसमें पानी नहीं डालेंगे। इसी तरीके से समझिए हमारे शरीर में जो हमारा डीएनए है ना, तो वो बीज की तरह हमारी बॉडी में है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फैमिलियल होती हैं, हमारे ख़ानदान में चली आ रही है। शुगर, बीपी, आर्थराइटिस, ये सब उन सब चीज़ों में से है। थायराइड। हम क्या करते हैं ना, उस बीज में पानी डालने का काम करते हैं। पानी किस तरीके से डालते हैं? ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी के, ज़्यादा मीठी चीज़ें खा के, एक्सेस खाना खा के, एक्सरसाइज ना करके, अननेसेसरी का स्ट्रेस लेकर के हम उसमें पानी डाल रहे हैं। तो हम पानी डालेंगे तो बीमारी तो वो बिल्कुल बननी है ना। ज़मीन में अगर बीज बोया है, पानी डालेंगे तो पौधा तो निकलेगा। सेम हमारी बॉडी के साथ है, बीज है, हम अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से उसमें पानी डाल रहे हैं और वो बीमारी बन के उभर रही है। ठीक है। अब एक चीज़ और है, हमने अगर पानी डालना बंद कर दिया ना पेड़ पौधों में, तो वो सूख भी जाते हैं। सेम चीज़ इधर है। अगर हमने अभी भी इस उम्र में आकर के हमने बहुत अनहेल्दी खाना खाया, हमने बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करी, हमने बहुत स्ट्रेस लिया, अब अगर आकर के ये लाइफस्टाइल हम चेंज कर देंगे तो भी वो बीमारी रुक जाएगी, है ना। उसकी जो गति है वो धीमी हो जाएगी। तो इसको समझिए, स्ट्रेसफुल लाइफ, अनहेल्दी खाना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो याद करिए हमारे सहाबा की ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी। सहाबियाँ जो हमारी थी उनकी ज़िंदगी कैसे हुआ करती थी, हमारी ज़िंदगी कैसे है। मैं ये नहीं कह रही कि घर पे जा कर के हाथ से आटा पीसिए, है ना। टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो उसका फ़ायदा हमें उठाना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अपने बॉडी को हमें थका देना है। ये शैतानी काम है ना। अपने बॉडी को बिल्कुल कहा जाता है काउस पोटैटो, एक जगह बैठा लिया है, हम उससे काम ही नहीं करवा रहे हैं।
स्क्रीन टाइम बढ़ गया है हमारा, है ना। अब हम सोचते नहीं, समझते नहीं, हम जो हमारा खाली टाइम हुआ करता था जिसमें हमारा माइंड रेस्ट किया करता था, वो माइंड हम मोबाइल को देते हैं। तो ये सारे अनहेल्दी बिहेवियर की वजह से इतनी बीमारियां हो रही हैं। उसको स्टॉप करिए ताकि आप हेल्दी एजिंग की तरफ प्रोग्रेस कर सकें। तीसरी चीज़ आती है सोशल कम्युनिकेशन। ये अभी इंडिया में तो इतना प्रिवेलेंट नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगी एक एज के बाद बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप अकेले अपना रहते हैं। अकेले कब तक? अकेले क्या, दोनों कपल एक साथ रहते हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं। और ये साथ कब तक रहते हैं? जब दोनों में से कोई एक ज़िंदा है, कोई एक नहीं रहता है, तो उनकी ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाती है, क्योंकि उनके पास बात करने वाला कोई नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोसाइटी में अभी ये नहीं है, बट स्टिल जॉब के सिलसिले में, ज़रूरत की वजह से माँ बाप कभी अकेले रह जाते हैं। तो इस पे बच्चों को ख्याल रखना है कि हमारे पेरेंट्स, चाहे वो हमारे इन लॉज हों या हमारे पेरेंट्स हों, अकेले ना रहें। समय समय पे उनसे बात करते रहिए, उनसे मिलते रहिए, उनकी तकलीफ़ पूछते रहिए, ये हमारा काम है। इस तरीके से हम उनकी एजिंग को हेल्दी बना रहे हैं। जो काम आपको पसंद है, मेनोपॉज की बात कर रही हूँ, ठीक है, 50 या 60 प्लस की औरतों को जो कुछ हॉबीज़ हैं, है ना, उसमें अपने आप को इंगेज रखिए। आपको सिलाई कढ़ाई पसंद थी, आपको लिखना पसंद था, आपको पढ़ना पसंद था, आपको ट्रैवलिंग पसंद थी, इन सब चीज़ों में अपने आप को इंगेज रखिए ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें। स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। जितना स्ट्रेस रहेगा, और स्ट्रेस कब रहेगा, डिप्रेशन कब होगा, जब आप अकेले रहोगे। आप बाहर निकल के 4 लोगों से मिलोगे तो आप डिप्रेशन से मुक्त रहोगे। जितना डिप्रेशन से मुक्त रहोगे उतना आप फ्री फील करोगे और आप हेल्दी रहोगे। तो ये हमारा काम है ना, जो यंग लोग हैं उनका काम है कि हम अपने एजिंग पॉपुलेशन को, हमारे घर में जो हमारे दादा दादी अगर हैं, इन लॉज हमारे हैं, हमारे पेरेंट्स अगर हैं, तो उनसे हम कम्युनिकेट करें, उनसे बातें करें, उन पर तवज्जो दें। इसी के साथ मैं ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर मैम, आपकी गुफ्तगू ने ज़िंदगी के उन मराहिल को बहुत ही सिंपल, क्लियर और प्रैक्टिकल अंदाज में समझाया जिससे हर औरत किसी न किसी सूरत में गुज़रती है। ख़ास तौर पर आपने जिस तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर को टाइम पर दिखाना, रूटीन चेकअप्स करवाना और डाइट का अपना ख्याल रखना, उस पर रोशनी डाली, और मेनोपॉज के दौरान अच्छी हेल्दी डाइट लेना और एक्सरसाइज करना कितना ज़्यादा अहम होता है, इस पे आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हम सबको समझाया। अल्लाह ताला आपकी सेहत और इल्म में बरकत अता फ़रमाए और आपकी कोशिशों को कबूल फ़रमाए और इसका बेहतरीन अज्र दोनों जहान में आपको दे, आमीन। और अब जैसा कि शुरुआत में बताया गया था कि क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन होगा, तो अब हम रुख करते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स सेशन की तरफ। आज का हमारा पहला सवाल है सिस्टर ऐमन और सिस्टर युसरा का, जो कि PhD स्कॉलर हैं और वर्किंग प्रोफेशनल हैं। वो पूछती हैं कि इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड प्रोवाइड सम इनसाइट्स ऑन पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड हाउ टू डील विद इट, सिंस अ लॉट ऑफ वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम इट बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस दे डोंट नो हाउ टू नेविगेट थ्रू इट। और ये एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर हमको नॉलेज नहीं होती और इसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। सिस्टर ऐमन और सिस्टर युसरा का ये सवाल है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऊपर कुछ हमको बता सकें, क्योंकि बहुत सी औरतें इस चीज़ के बारे में, इससे जूझती हैं, इससे टैकल कर रही होती हैं, और क्योंकि उनको सही नॉलेज नहीं होती तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये टॉपिक मुझे कवर करना था, मिस हो गया था। पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है ना। पोस्टपार्टम डिप्रेशन से पहले का एक फ़ेज़ होता है जिसे कहा जाता है पोस्टपार्टम ब्लू। ये नॉर्मल चीज़ है। जैसे कि मैंने बताया, बच्चे के साथ माँ भी वो पहली बार बनती है, वो औरत
वो मैनुअल लेके तो नहीं आई है शादी के टाइम कि आपको माँ बनने के बाद ये सारी चीज़ें, ये सारी जिम्मेदारी निभानी है। फर्स्ट टाइम, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब उसका पहला बच्चा है, तो वो इतने देर का लेबर पेन झेल करके, बिल्कुल थक करके जब माँ बनी है, तो उसको कुछ पल सुकून के चाहिए होते हैं जो बहुत ही मुश्किल होते हैं उस समय मिलना, क्योंकि बच्चा भी जस्ट नया नया आया है, उसको भी दूध की ज़रूरत है, दूध माँ से ही मिलना है ना। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी मिसमैनेज हो जाता है माँ से, घर वालों से। बच्चा तो नया नया है, उसे तो नहीं पता, उसे तो दूध चाहिए तो चाहिए, उसने शुशु पॉटी करी है तो उसे क्लीन होना है। तो ये जो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी माँ के ऊपर आ गई है, इसे वो जब नहीं समझ पाती, घर के लोग उसे नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो इसको नहीं टैकल कर पाती, तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। अब इससे कैसे बचा जाए, इसका जो तैयारी शुरू होती है वो प्रेगनेंसी से ही शुरू होती है। जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं, मैंने बताया ना, हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, प्रेगनेंसी से रिलेटेड बातें गूगल पे ना सर्च करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और अपने घर में जो आपसे बड़े हैं, आपके पेरेंट्स, आपके इन-लॉज़, आपकी बहन या आपकी भाभियाँ, उनसे डिस्कस करिए प्रेगनेंसी के ही दौरान, है ना। उनसे क्वेश्चन करिए, ऐसा होगा तो मुझे क्या करना है, ख़ुद को प्रिपेयर करिए। डिलीवरी के बाद अब पोस्टपार्टम ब्लू वाला फेस हर एक औरत का होता है। वो जब एक्सट्रीम हो जाता है तो वो डिप्रेशन में चली जाती है, जब उसको दवाई की ज़रूरत पड़ती है ना। अब पोस्टपार्टम ब्लू में क्या होता है, जैसे अब डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद फीमेल का फिज़िकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है ना। वो मोटी दिखने लगती है, भद्दी दिखने लगती है, बाल झड़ रहे हैं, बाल ख़राब हो गए हैं, बच्चा आ गया है जो कि बिना टाइम कभी भी वो रोते रहता है, कभी भी दूध मांगता रहता है, कभी भी शुशु पॉटी कर रहा होता है, अपने ऊपर वो टाइम नहीं दे पाती, खुद को शीशे में देखने का मन नहीं करता है। ये नॉर्मल है, ये हर एक औरत के साथ होता है। अब इसी चीज़ों को अगर हमने समय से टैकल नहीं किया, और बहुत कभी कभी फैमिली हिस्ट्री भी होती है कि अगर उनके घर वालों में ये चीज़ें थीं, तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में क्या होता है, ये चीज़ें एक्सट्रीम हो जाती हैं, पेशेंट बहुत चिड़चिड़ी होने के साथ साथ हर एक बात पे रोना शुरू कर देती है, उसको बच्चा बुरा लगने लगता है, उसको लगता है कि ये बच्चा उसकी सारी प्रॉब्लम का कॉज है, सारी प्रॉब्लम इस बच्चे की वजह से हो रही है। बच्चों पे ध्यान, उस बच्चे पे ध्यान नहीं देती जो भी नया नया दुनिया में आया था। कभी कभी बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, खाना पीना बंद कर देती हैं, नींद नहीं लगती उनको, 3-3 4-4 दिन वो सोई नहीं होती हैं, या तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, उन्हें भूख नहीं लग रही होती है, या तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। बहुत एक्सट्रीम केसेस में पोस्टपार्टम डिप्रेशन में फ़ीमेल खुद से और बच्चे से इतना परेशान हो जाती है कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर लेती है। तो ये है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये हुआ क्यों था, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, साथ ही साथ फिज़िकल और साइकोलॉजिकल चेंज भी हुआ। बहुत सारे चेंज एक साथ एक औरत में हुए हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर फीमेल बहुत कम एज की है या बहुत ज़्यादा एज की है, इन दोनों केस में बहुत कम एज मतलब 18-19 साल से कम है या 30 साल से ऊपर है। 18-19 साल से कम है, बॉडी वीक है, 30 साल से ऊपर है तो भी बॉडी वीक है, तो उस समय फीमेल इतना स्ट्रेस नहीं झेल पाती है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें उसका कॉज ढूंढना है। कॉज क्या था, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं थी, फीमेल बहुत कम उम्र या बहुत ज़्यादा उम्र की तो नहीं है, या उसका सोशल सर्कल अच्छा नहीं है, उसने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया डिलीवरी के लिए, बच्चे के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। ठीक, तो जो भी है, स्मार्ट फीमेल अगर है, लॉजिकल है, समझदार है, तो वो इस पर वर्कअप करेगी, समझने की कोशिश करेगी। साथ में अगर घर वाले समझदार हैं तो वो उसको प्रिपेयर करेंगे, उसको तैयार करेंगे, उसको समझाएंगे, बताएंगे, हेल्प करेंगे उसकी। अब जैसे मान लीजिए वो 6 घंटे से लगातार जगी रही है रात के समय, सुबह भोर में उसको नींद आई तो बच्चे ने फिर से रोना शुरू कर दिया, तो इसमें घर वालों की जिम्मेदारी आती है। बहुत ज़रूरी होता है कि उनका लाइफ पार्टनर प्लस घर वाले उसको सपोर्ट करें कि तुम भी थोड़ी देर सो लो, हम बच्चा संभाल लेते हैं। तो इसके लिए आपको अवेयर होना है, आपको स्मार्ट होना है, आपको
एम्पैथी दिखानी है। एम्पैथी पहले शुरू में ये शब्द जो डॉक्टर्स के लिए यूज़ होता था कि आप सामने वाले की बीमारी, सामने वाले की दिक्कत को अपने ऊपर लेके उसका इलाज करो। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के केस में या नई नई माँ के केस में ये एम्पैथी वर्ड उनके हस्बैंड और उनके घर वालों पर यूज़ होता है कि खुद को उस जगह रख करके उसको आप टैकल करिए, प्लस उसका डाइट अच्छा रखिए, है ना। उसको जो पसंद है उसके साथ उसको टहलना, घूमना टहलना पसंद है, थोड़ा सा उसको उधर भी उसको टाइम दीजिए ताकि वो इस फेज से उभर सके। ये बीमारी नहीं है, इसे बीमारी बना दिया गया है हमारे इग्नोरेंस की वजह से, है ना। चूँकि हम इग्नोरेंस हैं, हम इग्नोरेंट हैं, हमारे अंदर एम्पैथी नहीं है, इसकी वजह से ये पैंडेमिक बनता जा रहा है। अदरवाइज़ ये पोस्टमार्टम ब्लू था, एक नॉर्मल चीज़ थी, है ना। हमने खुद ब खुद इसको इतना बड़ा हाइप कर दिया है। तो इसको समझिए, अगर आपके घर में ऐसा कोई है, एटलीस्ट जो औरतें यहाँ पर हैं, तो वो एटलीस्ट उनकी हेल्प कर सकती हैं, इसको समझ सकती हैं। ये फेस सबके साथ आना है ना। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर मैम, आपने इतने अहम मौजू को बहुत ही आसान तरीके से हमको समझाया और मुझे उम्मीद है कि हम सबको क्लैरिटी इस टॉपिक के बारे में मिली होगी इंशाल्लाह। अगला सवाल हमारा थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि अगर धीमे धीमे 1 साल के ड्यूरेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल 7-8 दिन से 4-5 दिन की हो जाए, लेकिन बाकी सिम्टम्स ना हो, जैसे कि साइकिल स्किप होना, हेयर ग्रोथ होना, एक्ने वगैरह, ये सब प्रेजेंट नहीं है, बस साइकिल के डेज रिड्यूस हो जाएं, तो क्या ये PCOS या PCOD का सिम्टम हो सकता है? देखिए, पहले तो एक्चुअली PCOS या PCOD पे एक लेक्चर मैं बोलूँगी इसमें मैम को कि यंग फीमेल्स को जब इकट्ठा करके इस पर एक लेक्चर रखिए, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। साइकिल स्किप होना, साइकिल की ड्यूरेशन चेंज होना इज़ नॉट PCOS और PCOD, है ना। चूँकि हम आजकल हर चीज़ गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, हम लोग अपनी रिपोर्टें खुद पढ़ रहे होते हैं, तो इसको हमने डायग्नोसिस बना ली है। PCOS PCOD कुछ नहीं है, इसको अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल लीजिए। अब तो ये शब्द ही यूज़ करना बंद कर दिया गया है मेडिकल में। अब PCOS या PCOD की जगह PMOS शब्द यूज़ होता है ना। तो जो ये चीज़ है ना, इसका आपके मेंसेस से कुछ लेना देना नहीं है। मेंसेस इरेगुलर होना अलग चीज़ है, PCOS या PCOD होना ये अलग चीज़ है। सिर्फ मेंसेस इरेगुलर होने को हम PCOS या PCOD कह के उसका इलाज नहीं कर सकते, है ना। और जैसा कि आपने कहा था कि 1 साल के ड्यूरेशन में इतने दिन से साइकिल इतने दिन हो गई और बाकी कोई चेंज नहीं है, तो दैट इज़ नॉर्मल। जैसा कि मैम ने बताया था, 21-21 दिन से लेके 35-35 दिन पे अगर महीना आ रहा है ना, प्लस महीने का ड्यूरेशन अगर मान लीजिए 1 दिन है और हमने 2 पैड इस्तेमाल किए हैं, या महीने का ड्यूरेशन 7 दिन है और हम रोज़ 1 पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी नॉर्मल है। समझ में आया मेरी बात? तो इसको कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। जैसे कि कहा जाता है ना कि हर एक की बॉडी एक जैसी थोड़ी है, हर एक को समान भूख नहीं लगती, हर एक की हार्ट रेट समान नहीं होती। ऐसे नहीं है कि सबकी हार्ट रेट 72 ही होगी, है ना। किसी की 40, किसी की 80 चल रही है, किसी की 90 चल रही है। सेम पीरियड्स के साथ है, किसी का पीरियड 21-21 दिन पे आता है, किसी का 35-35 दिन पे आता है, किसी को 1 दिन रहता है, किसी को 4 दिन रहता है, किसी को 7 दिन रहता है। ये सब नॉर्मल है, ठीक। और इसको PCOD या PCOS से कंफ्यूज नहीं करना है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। जज़ाकल्लाह खैर मैम, अक्सर बहुत होता है कि हम लोग इन चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, और वही चीज़ है कि मौका नहीं मिलता, हिचकिचाहट रहती है, तो सवाल नहीं पूछ पाते और उसी में फंसे रहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अगला सवाल है बहन फरहत निज़ाम अंसारी का। वो पूछती हैं कि PCOD है तो बाल बहुत आते हैं और ये कैसे ठीक हो, और पीरियड सही टाइम पर नहीं आते हैं, तो क्या ये नॉर्मल है? अगर PCOD PCOS है, बाल बहुत आते हैं मतलब चेहरे या शरीर पे बाल बहुत आ रहे हैं, है ना, तो ये भी PCOD नहीं है, फर्स्ट थिंग, है ना। इसको आप PCOD कैटेगरी में नहीं रखेंगे। दूसरी चीज़, अगर ऐसा है पीरियड्स नहीं आ रहे हैं ना, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आप चेंज करना। PCOD PCOS या PMOS जो भी यूज़ हो रहा है, ये जो बीमारी आई है अभी, है ना, पहले तो नहीं थी। हमारी शायद दादी लोग इस चीज़ को नहीं जानती थी, या जो बहुत,
है ना, जो 50s या 60s में फीमेल्स है, मुझे नहीं लगता उनके समय में पीसीओडी या पीसीओएस था। ये भी आया है पिछले 20-30 साल में, 15-20 साल में। क्यों? वही चीज़, डाइट और लाइफस्टाइल। हमारी डाइट और लाइफस्टाइल बचपन से ही, मतलब छोटे बच्चों को भी हमें लगता है कि उनको वो हमें परेशान ना करे, चुप कराना है उन्हें, तो हमें उन्हें चिप्स का पैकेट पकड़ा देना है। चिप्स के पैकेट में सुपर अनहेल्दी फैट है, प्लस शुगर और सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, अगर वो मीठा है तो, या अगर वो नमकीन है तो शुरुआत हमने ही करी है, शुरुआत हमने अपने बच्चे को बचपन से कर दी है। दूसरी चीज़, बचपन से ही हम फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना। बच्चा पूरे टाइम मोबाइल या टीवी के सामने पड़ा हुआ है, बाहर खेलने नहीं जाने देना है हमें उसे, या स्कूल में स्पोर्ट एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, तो वो प्रोन हो रहा है धीमे धीमे, है ना। हमने उस सीड में पानी डाल दिया बचपन से ही, उस बीज में हम बचपन से ही पानी डाल रहे हैं, तो वो आगे चल कर के पीसीओडी पीसीओएस हो रहा है ना। बाल आना, महीना गड़बड़ होना, मोटापा ज़्यादा होना, आगे चल कर के शुगर, थायराइड, बीपी की बीमारी हो जाना, ये सब पीएमएस में आता है, पीसीओडी में। तो ये सब की शुरुआत हमने बचपन से करी है। आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए, एक्टिव बनिए, दौड़िए, भागिए, स्पोर्ट्स को है ना, स्पोर्ट एक्सरसाइज को तो सुन्नत भी कहा गया है ना। ज़रूरी एक्सरसाइज करना, सिर्फ मेल्स को नहीं, फीमेल्स को भी। तो अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, तो इससे आप बचे रहेंगे। ठीक, बस आप इतना ही कर सकते हैं। दवाई तो डॉक्टर देंगे, है ना। जज़ाकल्लाह खैर मैम। हमारा आज का अगला सवाल है, हमारी बहन ने पूछा है कि आफ्टर पीरियड से लेकर मैरिज तक क्या हमारी डाइट रिस्पॉन्सिबल होती है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, और क्या जंक फूड की हैबिट से प्रेगनेंसी पर असर पड़ता है? बिल्कुल अच्छा सवाल है ये, और ये बिल्कुल ऐसा ही है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी से नहीं, जब बच्ची पैदा होती है तब से जो हम उसको खिला रहे होते हैं वो उस बच्ची की प्रेगनेंसी में उसके बच्चे का हेल्थ डिटरमाइन करती है। समझ में आया? मतलब जो बच्चा उसके पेट में पलने वाला है कभी 20 साल बाद, वो उस बच्ची 4 साल की बच्ची का उसका वो तब से ही शुरू हो जाता है। इसीलिए देखिए, अभी ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, मीडिया की वजह से इतना एसेसिबल हो गया है, हर एक को पसंद आने लग गया है, लेकिन ये हेल्दी नहीं है। ये एक तरह से यूज़ किया जाए तो ये कचड़े हैं जो कि पैकेट में भर के आपको बेचा जा रहा है, और हमें लगता है बच्चों को चुप कराना है तो हम उसको दे देते हैं। बिल्कुल सही चीज़ है, जो बच्ची बचपन से खा रही है वो आगे चल कर के उसकी प्रेगनेंसी पे असर करता है। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ मैं, आप सुपर अनहेल्दी फैट खाएंगे, प्रेगनेंसी में आपको बीपी की दिक्कत आ सकती है ना। वो सुपर अनहेल्दी फैट आपकी आर्टरीज़ में जा कर के, आपकी खून की नलियों में जा कर के जमना वो तब से ही शुरू हो गया है। ये 1-2 दिन की नहीं है कि आज हमने खाना खाया और कल हम बीमार हो गए, उसकी नींव तब से ही रखी जा रही थी। दूसरी चीज़, हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ घर में, हमें सनशाइन नहीं मिल रहा है, धूप की रोशनी नहीं मिल रही है, तो विटामिन डी की कमी हमें होगी। विटामिन डी की कमी होगी तो प्रेगनेंसी में हमें थायराइड, बीपी की शिकायत होनी ही होनी है। विटामिन डी हमारे शरीर में खुद बनता है, अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम वो करा है कि हमें उसे खाने की ज़रूरत नहीं है। हम खा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे बॉडी में बन कम रहा है। क्यों बन कम रहा है? क्योंकि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, हमने घर से निकलना कम कर दिया है, छत पे भी जाना छोड़ दिया है। अब तो ये लोगों को पूछो कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं? हाँ, सीढ़ी ऊपर नीचे करती हूँ। ये कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी थोड़ी है सीढ़ी ऊपर नीचे करना, वो तो आपको करना ही है। उसके अलावा एक्सरसाइज करनी है, धूप में निकलना है, धूप बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बॉडी में विटामिन डी बने। विटामिन डी नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी में आपका बीपी बढ़ेगा, थायराइड की दिक्कत होगी, और भी बहुत सारा, बच्चा कमज़ोर होगा, IUGR होता है ना। जज़ाकल्लाह खैर मैम, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दिए इस सवाल के, और मुझे उम्मीद है कि बहन को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा सेटिस्फैक्ट्री इंशाल्लाह। अगला सवाल है सिस्टर रोज़ी का, जो कि हाउस वाइफ हैं।
वो पूछती हैं कि मुझे हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपरलिपिड की प्रॉब्लम है, डाइट में मुझे स्पेसिफिक क्या लेना चाहिए? हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपरलिपिड। हाइपरथायरॉयडिज्म देखिए, ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें हमारी गर्दन के पास एक ग्लैंड होता है ना। ग्लैंड का मतलब ये कहा जाए एक टिश्यू होता है जो कुछ हार्मोन्स बनाता है, जो हमारी बॉडी के हर एक मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी वजह से जब वो हार्मोन बनना ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब देखिए इसमें डाइट का कितना रोल होता है, कितना रोल नहीं होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म अगर है किसी को तो कुछ सब्जियां हैं, है ना, कुछ खाने हैं जो उन्हें अवॉइड करने चाहिए, लेकिन किसी पर्टिकुलर खाने की वजह से हाइपरथायरॉयड नहीं होता है। हाइपरथायरॉयड एक बीमारी थी जो आपको हो गई किसी वजह से, लेकिन खाने की वजह से नहीं हुई है। लेकिन हाँ, अगर आपको थायराइड ज़्यादा है, कुछ सब्जियां आपको अवॉइड करनी है। उसमें गोभी आती है, पत्ता गोभी आता है, बैंगन आता है। कहा जाता है कि टमाटर के अंदर की बीज को निकाल के इस्तेमाल किया जाए। ये सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करने को कहा जाता है, अदरवाइज़ खाने की वजह से हाइपरथायरॉयड नहीं होता। और मुझे उम्मीद है अगर हाइपरथायरॉयडिज्म अगर है सिस्टर रोज़ी को, तो आप दवा भी प्रॉपरली ले रहे होंगे, है ना। अब हाइपरलिपिड की बात आती है। हाइपरलिपिड तो हमने खुद करवाई है अपने आप को। हाइपरलिपिड जैसे कि मैंने बताया ना, हमने चूँकि अनहेल्दी फ़ैट हम खा रहे थे, हम अनहेल्दी फ़ैट की वजह से हमारी आर्टरीज़ में वो जा कर के क्लॉग हो रहा है, उसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया हो गया है हमें, है ना। फ़ैट जो हमें मिला था नेचर की तरफ से वो हेल्दी था, जो हमने उसे प्रोसेस करके बना लिया, अनहेल्दी बना लिया। ठीक, हेल्दी फ़ैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने बताया था शुरू में, एक विटामिन डी जो कुछ हार्मोन्स होते हैं ना, वो हमारे फ़ैट से बने होते हैं। उनको बनाने के लिए, बॉडी में बनने के लिए भी फ़ैट चाहिए होता है। तो जो हेल्दी फ़ैट हमें नेचर से मिल रहा था, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, है ना, कुछ एनिमल फैट्स, कुछ तो वो सब हेल्दी फ़ैट थे। जैसे कॉड लिवर ऑयल, फ़िश का जो फ़ैट होता है वो सब विटामिन ए में एनरिच, बहुत अच्छा विटामिन ए का सोर्स होता है वो। तो ये सब हेल्दी फ़ैट थे जो हमें नेचर की तरफ से मिले थे, अल्लाह ताला ने हमें दिए थे। अब हमने अपना दिमाग गलत इस्तेमाल करके कुछ अपने टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ फ़ैट बना लिए हैं, है ना, वो अनहेल्दी हो गया है। जैसे रिफाइंड ऑयल हो गया या ट्रांस फैट एक शब्द होता है जो हर एक पैकेज्ड आइटम में होता है। वो चाहे जितना भी मेंशन कर देना कि इसमें ट्रांस फैट नहीं है, उसमें ट्रांस फैट होता है। पाम ऑयल कहा जाता है, पाम ऑयल अभी उसको बहुत लाइमलाइट में। पाम ऑयल भी एक मात्रा से ज़्यादा आपने कंज्यूम किया तो अनहेल्दी है, अदरवाइज़ पाम ऑयल इतना बुरा नहीं है, उसमें भी हेल्दी फ़ैट है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया तो वो अनहेल्दी हो जाता है। तो अब ये ज़रूरत से ज़्यादा कब यूज़ करते हैं? पाम ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बेकरी के आइटम में, जो हम लोग केक, पेस्ट्री, बेकरी के बिस्किट्स खाते हैं ना, तो उसमें पाम ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें जब हम ज़्यादा खाते हैं ना, तो इसमें हमको अनहेल्दी फ़ैट मिल रहा होता है, उसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया है। और हाइपरलिपिडीमिया है तो इसको बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए एटलीस्ट, प्लस फिज़िकल एक्टिविटी इम्प्रूव करिए। जैसे मैंने बताया हमारी बॉडी बैंक है, तो आप अगर ले रहे हैं अपनी बॉडी में खाना ऐड कर रहे हैं और उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो वो जाके आपके लिवर में, आर्टरीज़ में, हार्ट में, हर जगह जमेगा। वो जमे ना, इसलिए अगर आपने अपना फेवरेट खाना भी खा लिया है तो उसको कंज्यूम तो करिए, है ना। आपने चलो कभी कदार फ्रेंच फ्राइज़ एक डब्बा खा लिया तो उतना काम भी कर लीजिए अगले दिन, ताकि वो आपकी आर्टरीज़ में जाके ना जमे, है ना। जज़ाकल्लाह खैर मैम। मैं उम्मीद करती हूँ कि सिस्टर को सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला होगा अपने सवाल का। नेक्स्ट सवाल हमारा आज का है कि हाउ ऑफ्टन शुड वीमेन हैव रूटीन गायनोकोलॉजिकल चेकअप्स, यानी कि औरतों को कितनी बेसिस पर कितनी जल्दी एक गायनोकोलॉजिस्ट से रूटीन चेकअप्स करवाने चाहिए। मैम इट्स नॉट स्पेसिफाइड, इज इट मेंशन फॉर प्रेग्नेंट women और नॉन प्रेग्नेंट women like? मैम
सही सवाल था, अच्छा सवाल है ये। देखिए इसमें अब दो सिनेरियो हो गए हमारे पास कि प्रेगनेंसी में चेकअप की बात हो रही है कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स की चेकअप की बात हो रही है। तो प्रेगनेंसी में जैसे मैंने बताया, कायदे से ये कहा जाता है, प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ, जैसे ही आपका किट में पॉजिटिव आया तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, ठीक। उसके बाद शुरू के 7 महीने हर महीने दिखाने हैं, 8वें महीने में आपको हर 15 दिन पे दिखाना है, 9वां महीने लगते ही आपको हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना है। ये हो गया मोटा मोटा। लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई बीमारी है, तो ये चीज़ लागू नहीं होगी। फिर डॉक्टर आपको जितनी जल्दी बुलाएंगे आपको उतनी जल्दी जाना है, ठीक। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर सकते तो मिनिमम 4 बार डॉक्टर के पास जाइए। कब? 5वें महीने में, 7वें महीने में, 9वें महीने की शुरुआत में, और जब आपको दर्द शुरू हो जाए तो आपको जाना ही है। 5वें महीने में क्यों? 5वें महीने में इसलिए क्योंकि 5वें महीने में एक तो टिटनस का टीका लगाया जाता है, दूसरी चीज़ 5वें महीने में लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें देखा जाता है कि बच्चे में कोई बनावटी खराबी तो नहीं है, ठीक। अगर है तो उसके लिए इंसान को प्रिपेयर रहना होता है। तो ये 5वें महीने में ये अल्ट्रासाउंड होता है। इसीलिए कहा जाता है अगर आप कभी नहीं गए तो एटलीस्ट 5वें महीने में जा कर के एक बार अपने डॉक्टर से मिल लीजिए। 7वें महीने के मिड में क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय चेक किया जाता है कि फ़ीमेल को हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं हो गई। कमी है तो अभी भी हमारे पास 1.5-2 महीने का समय है उसको इम्प्रूव करने का, है ना, इसलिए 7वें महीने में कहा जाता है। फिर 9वें महीने की शुरुआत में क्यों बोला जाता है? ताकि उस समय फ़ीमेल का एग्ज़ामिनेशन हो जाए और ये क्लियर हो जाए कि उसकी डिलीवरी कब तक होनी है, किस तरीके से होनी है, नॉर्मल हो सकती है कि नहीं, कि सीज़र की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक। और फिर जब उसके बाद जब आपको पेन आए तो फिर डॉक्टर के पास जाना है। ये हो गई प्रेग्नेंट फ़ीमेल की बात। नॉन प्रेग्नेंट मैरिड फीमेल्स को कब कब जाना पड़ सकता है डॉक्टर के पास? शादी के बाद कहा जाता है कि ज़्यादातर फीमेल्स को शादी के बाद यूरेथ्राइटिस की दिक्कत होती है, इन सेंस इन्फेक्शन की, है ना, तो बहुत कॉमन है। अगर ऐसा है, पेड़ों में दर्द है ना, तो एक बार आपको अपने डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। अब एक कंसेप्ट आ गया है, शादी के पहले फ़ीमेल को एक बार गायनी का विज़िट करके शादी के पहले कुछ काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए और कुछ सजेशन ले लेना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, ठीक। जज़ाकल्लाह खैर मैम। अगला सवाल बहुत ही कॉमन इशू पर बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, जो कि मेरे ख़्याल से हर एक लेडी, हर एक फ़ीमेल इससे किसी न किसी फॉर्म में जूझती ही है। सवाल है, व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस कैन हेल्प रिड्यूस मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट? ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि पीरियड्स के टाइम पे जो डिस्कम्फर्ट होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं? योगा इसका बेस्ट सलूशन है। मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट, देखिए मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट एक होता है कि थोड़ा बहुत होता है जो लाइफस्टाइल चेंज करके रिड्यूस किया जा सकता है, एक होता है एक्सट्रीम होता है जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो अगर एक्सट्रीम है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेनी पड़ सकती है। अदरवाइज़ योगा अगर आप करते हैं उसमें कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो उससे मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट जो होते हैं ना वो 80% तक कवर हो जाते हैं। एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यू हैव टू कंटिन्यू दैट एक्सरसाइज, यू हैव टू कंटिन्यू दैट योगा ड्यूरिंग योर नॉन मेंस्ट्रुएटिंग फेज ऑल्सो। तो अगर आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस अपने अंदर डेली इंक्लूड करेंगे तो अगर किसी को दिक्कत है मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट की, डिस्मेनोरिया, पेन ड्यूरिंग मेंसेस की, तो वो उससे मैनेज हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर मैम। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे जो हमारी सारी ऑडियंस है वो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ का ध्यान रखेगी और इस चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेगी, योगा और एक्सरसाइज को। अगला सवाल है, हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट विमेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ? कैसे स्ट्रेस औरतों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है?
गुड क्वेश्चन। देखिए, स्ट्रेस जो होता है हर एक बीमारी की जड़ होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ वो नहीं होता जो हमें दिख रहा होता है। हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में जिस तरीके से बिहेव करते हैं सिर्फ वो स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस उसका 90% होता है हमारी बॉडी झेल रही होती है, जो हमें पता नहीं चलता है। बहुत से हार्मोन्स हैं जो स्ट्रेस के टाइम बढ़ जाते हैं। उसमें से एक हार्मोन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसे कॉर्टिसोल कहा जाता है ना। कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है। हम जब भी अभी जैसे मान लीजिए अभी मैं भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहूँगी तो मेरा बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल या एड्रेनलिन लेवल बढ़ा हुआ होगा, है ना। तो ये जो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है बॉडी में, अगर ये थोड़ी देर के लिए बढ़ा, कभी कभार बढ़ा, तो बॉडी उसे मैनेज कर लेती है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ है, ठीक, तो हमारी बॉडी के में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ले आता है। कॉर्टिसोल को कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन, इसका नाम ही स्ट्रेस हार्मोन है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी जंगल में गए हैं, शेर आ गया, हम टेंशन में आ गए। टेंशन में आ जाते तो हमारा क्या, दिमाग जल्दी काम करने लगता है ना। अब दिमाग जल्दी कब काम करेगा? जब उसको ग्लूकोज ज़्यादा पहुँचेगा। तो कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज को बढ़ाता है। फिर हम भागने लगते हैं शेर को देख करके, है ना। तो भागने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज बढ़ गया, हमारे मसल से ग्लूकोज निकल करके ब्लड में आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉर्टिसोल ग्लूकोज बढ़ाता है, ठीक। अब लंबे समय तक ये कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहा ही जाता है, ये बढ़ा हुआ है, तो आपका जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है कंटिन्यूसली लंबे समय तक बढ़ा रहेगा। आगे चल करके आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे, और ये सही है। दूसरी चीज़, ये हमारे बॉडी में लिपिड प्रोफाइल को गड़बड़ करता है, हाइपरलिपिडीमिया कराता है ना। हार्ट को वीक करता है कॉर्टिसोल हार्मोन, अगर ये लंबे समय तक बढ़ा हुआ है। कॉर्टिसोल हार्मोन बुरा चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने बताया ना, कभी कभार मान लीजिए कोई भी दिक्कत आपके साथ हुई, अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई, तो आपका दिमाग क्या करता है, उस टाइम ज़्यादा सोचने लगता है, ज़्यादा फोकस हो जाता है। ये करता कौन है? कॉर्टिसोल। लेकिन ये सिर्फ कभी कभार के लिए है। आप अननेसेसरी के स्ट्रेसफुल कंडीशन में कंटिन्यूसली हैं, आपने कॉर्टिसोल का ओवर प्रोडक्शन करा दिया, उसने बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस करा दिए, तो वो जो कभी कभार वाली चीज़ थी वो कंटिन्यूस हो गई, है ना। इसे कहा जाता है हर एक चीज़ बैलेंस्ड वे में और राइट अमाउंट में ज़रूरी है बॉडी के लिए। कोई भी चीज़ अगर एक्सेस होती है तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो पॉइजन है। सेम इन दिस कंडीशन ऑल्सो, लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहेगा, शुगर बढ़ेगा, लिपिड प्रोफाइल आपका गड़बड़ होगा, हार्ट वीक होगा, मसल आपके वीक हो जाएंगे और आप बीमार हो जाओगे। मतलब आप डिप्रेशन के साथ साथ बाकी इन सब चीज़ों के उसमें भी आ जाओगे। जज़ाकल्लाह खैर मैम। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सिस्टर शबी का, जो कि होम मेकर हैं, और वो पूछती हैं कि क्या फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम में प्रेगनेंसी हो सकती है, और क्या इस प्रॉब्लम में आइज़ के नीचे वाली स्किन स्वेल कर जाती है, और क्या इसकी कोई और वजह हो सकती है? बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन था। बिल्कुल हो सकती है। प्रेगनेंसी ऐसी चीज़ है जिसमें कभी भी कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि नहीं हो सकती, है ना। प्रेगनेंसी कराना, उसको मेंटेन करना अल्लाह का काम है, तो कभी भी कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि नहीं होगी। एक फुटबॉल के इतने बड़े फाइब्रॉइड में भी मैंने डिलीवरी करवाई है, मतलब वो प्रेग्नेंट हुई है, ठीक। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मटर के दाने के बराबर का फाइब्रॉइड और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो फाइब्रॉइड में प्रेगनेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसका प्रेगनेंसी से कुछ वो नहीं है। प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो कहा जाता है फाइब्रॉइड एक रीज़न होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइब्रॉइड के रहते भी प्रेगनेंसी हो जाती है ना। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। दूसरा सवाल ये था कि आँखों के नीचे स्वेलिंग हो जाती है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। आँखों के नीचे स्वेलिंग जो होती है उसके बहुत सारे अलग अलग कॉजेज़ हैं। फाइब्रॉइड इसका एक कॉज हो सकता है, लेकिन वो सबसे लास्ट में आएगा, है ना। उसके अलावा उसके बहुत दूसरे कॉजेज़ हैं, तो फाइब्रॉइड इम्पॉर्टेंट कॉज नहीं है उसका। जज़ाकल्लाह खैर मैम। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है
At what age does premenopause stage start? Also, please do mention its maximum duration. सवाल है कि किस एज पर प्री मेनोपॉज की स्टेज स्टार्ट होती है और इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन भी मेंशन करें। बहुत अच्छा सवाल है। इस पे एक मैं लेक्चर भी ले चुकी हूँ पहले यहीं पर। देखिए, प्री मेनोपॉजल जो मेनोपॉज है वो स्टेज, वो एक पॉइंट है, और प्री मेनोपॉज उसके पहले का सफ़र है ना। प्री मेनोपॉज जो है मेनोपॉज तक पहुंचने का सफ़र है। तो ये जो प्री मेनोपॉज का सफ़र है ना, ये 2 साल का भी हो सकता है और 10 साल का भी हो सकता है। कुछ लोगों में प्री मेनोपॉज वाला जो फेस होता है वो बहुत कम होता है, फ़ौरन मेनोपॉज आ जाता है और वो फिर रिलीव हो जाती है। कुछ फीमेल्स में प्री मेनोपॉज का जो फेस होता है 10 साल तक चलता है। महीना आ रहा है, जा रहा है, हॉट फ्लशेज़ हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, ये सारी दिक्कतें जो होती हैं, नींद ना आना, प्री मेनोपॉज वाले फेज़ में जो होती है वो लंबी चल रही होती हैं। तो जो मेनोपॉज का एज कहा जाता है ना, मेनोपॉज की जो एज होती है नॉर्मली जो होती है वो 45 to 55 कहा जाता है। 40 से पहले अगर मेनोपॉज हो गया तो उसे एबनॉर्मल कहा जाता है। तो इसी तरीके से हम अगर लेंगे तो जिसको जल्दी, मतलब जिसका वो है ना, मतलब 50 अगर हम मानते हैं, मोटा 50 अगर मानते हैं, तो 40 के बाद से आपका प्री मेनोपॉज स्टेज शुरू हो सकता है, और कुछ लोगों का 48-49 पे भी शुरू हो सकता है। तो ये एक ड्यूरेशन है, कोई एक पॉइंट नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही आसान और वाज़ेह तरीके से तमाम सवालात के जवाब दिए। उम्मीद है कि जिन बहनों ने अपने सवाल भेजे थे उन्हें तसल्ली बख्श जवाब मिले होंगे, और इस सेशन से सिर्फ वही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद बाकी तमाम बहनें भी मुस्तफ़ीद हुई होंगी। अल्लाह ताला आपके इल्म और ख़िदमात में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए और आपको दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए, आमीन। और अब इसी के साथ हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ पहुंचते हैं। आज के सेमिनार ने हमें ये याद दिलाया कि एक सेहतमंद औरत ही सेहतमंद ख़ानदान की बुनियाद होती है। अपनी सेहत का ख्याल रखना सिर्फ़ एक ज़ाती ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि एक मुआशरे की तरफ भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, और ज़िम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाने के लिए सही मालूमात, वक्त पर रहनुमाई हासिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज की इस महफ़िल से जो मालूमात हमने हासिल की वो सिर्फ़ यहीं तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी तब्दीली लेकर आएगी, और इंशाअल्लाह हम अपनी सेहत का बेहतर अंदाज में ख़याल रख सकेंगे। मैं तहे दिल से अपनी दोनों मोहतरम स्पीकर्स डॉक्टर अलकमा मैम और डॉक्टर सूफिया अख्तर मैम का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हम सब को अपने इल्म और तजुर्बे से मुस्तफ़ीद किया। मैं आप सब तमाम बहनों का भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतनी शदीद गर्मी में अपने घर का कंफर्ट छोड़कर यहाँ आए, इस सेमिनार को अटेंड किया और इसको कामयाब बनाया। अल्लाह ताला हमें नाफ़े इल्म, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए और हमें उस नेमत की क़द्र अता करने की तौफ़ीक दे जो उसने हमें दी है, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।